सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम पराग है। यह है राजस्थान जयपुर से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में बता दूं सबसे पहले आप लोगों को मनुस्मृति की बात। भगवान मनु ने अपने आदि ग्रंथ मनुस्मृति में मैंने लगातार 3 दिन से इधर एक ही बात कही है कि प्रत्येक बुद्धिजीवी प्राणी, अगर इसको आप थोड़ा अलग से भी कह दें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, प्रत्येक जीव, प्रत्येक बुद्धिजीवी, प्रत्येक प्राणी, बुद्धिहीन प्राणी की भी बात करता हूं, किसी भी प्राणी की बात करते हैं, वो कोई भी लौकिक और वैदिक अगर कोई भी कृत्य करता है किसी भी तरीके से, पुनर्जन्म से भी, अगर मान लीजिए उसके कोई स्मरण अगर बने हैं और अगर वो कुछ भगवान की भक्ति करता है या कोई भी कृत्य करता है, अगर मैंने ये कलम यहाँ से उठा करके पेन यहाँ पे रखा तो ये भी एक कर्म है और इसके भी मूल में कोई ना कोई संकल्प है कि मुझे ये पेन यहाँ से उठाना है और यहाँ रखना है, जिसका परिणाम होगा कि मुझे यहाँ से ना उठा करके, यहाँ ज़्यादा मेहनत ना करके मुझे ये चीज़ यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि किसी न किसी कृत्य के मूल में कोई ना कोई संकल्प है और प्रत्येक संकल्प के मूल में कोई ना कोई फल की इच्छा रहती है। चाहे आप कोई भी लौकिक और वैदिक कोई भी कृत्य करते हैं, वो सारे के सारे किसी न किसी फल की इच्छा देते ही हैं। इसके बाद भगवान मनु ने एक कदम आगे बढ़ करके यहाँ बात कही है कि परंतु, अब मूल बात जो है वो ये है कि परंतु हमें उन कामनाओं में और उस फल की इच्छा में अपने आप को बांधना नहीं चाहिए और उस पे अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए कि किस तरीके से मुझे कौन सा कृत्य, कौन से अनुष्ठान से मुझे क्या मिलने वाला है ये मैं जानूंगा, पर वस्तुतः मैं उसमें बंधूंगा नहीं। यहाँ पे गीता जी वाली बात भी यहीं पे दृष्टिगोचर होती है। दोनों ही चीज़ें सेम चीज़ें बता रही हैं। वहाँ भी यही बात कही गई है कि आप कर्म के द्वारा किए गए कृत्य के बाद उसमें बंधे नहीं, और यहाँ भी भगवान मनु ने यही बात कही है कि उसमें हमें बंधना नहीं है। कर्म के फल से हमें मुक्त होने की कोशिश में हमेशा लगे रहने की आवश्यकता है। ये इतनी सी बात है। सोचा आपको बता दूं। अब आगे इस कुंडली पे लेके आता हूं। इनके जीवन में व्याधियां हैं शायद, जैसा इन्होंने प्रश्न पूछा है। वैसे ये कुंडली कन्या लग्न की है और लग्न में ही चंद्रमा के साथ राहु हैं। इस वजह से किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, अगर सामान्यतः आपको बताऊं तो अगर लग्न में राहु और चंद्रमा हो या कहीं भी जिस किसी भी भाव में राहु चंद्रमा का ग्रहण होता है, वो उस भाव के प्रभावों को कमजोर करते हैं। लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, वो जिस तरीके से हमारे शरीर में पुत्र उत्पादक क्षमता के लिए वीर्य होता है, ठीक उसी तरीके से हमारी आयु का निर्धारण भी हमारे लग्न से होता है। हमारा चरित्र, हमारे चिंतन की प्रक्रिया, हमारा स्वभाव, हमारा जो भी चीज़ हम सामने वाले को दिखाते हैं वो सब लग्न से देखा जाता है। वस्तुतः अगर आपकी कुंडली में कभी भी लग्न कमज़ोर है तो यकीनन ये बात भरोसे के साथ कही जा सकती है कि व्यक्ति का जो सारी चीज़ें हैं वो थोड़ी कमज़ोर होंगी। अगर लग्न और लग्नेश पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो वो और भी कमज़ोर हो जाता है। वैसे इनकी कुंडली के लग्न के अधिपति 12 में बुद्धिमान योग बना रहे हैं, पर कई बार गलत मित्रता में जाने का प्रभाव भी दिख सकता है और पिता का धन व्यक्ति कुछ हद तक ज़्यादा वक्त तक खर्च करता है। वैसे इस कुंडली में रोग भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। लग्न में राहु और चंद्रमा का ग्रहण है और शुक्र और मंगल, जरा विचार करिए, मंगल जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ तीसरे भाव के अधिपति हैं, जो इस कुंडली में मेहनत खूब करवाने के लिए व्यक्ति को मजबूर करेंगे। पर वो मेहनत किस क्षेत्र से करवाएंगे? तो व्यक्ति के अपने समायोजन पे वो बहुत सारी चीजें, जैसे अपने करियर को लेकर के अपनी ऊर्जा का समायोजन सही तरीके से नहीं कर सकता है। संभवतया उसके जीवन में करियर को लेकर के वो कंफ्यूज न हो, इसका ध्यान उसे रखना होगा। तो यहाँ पे जो मंगल और शुक्र की स्थिति बनी है वो इन्हें इस बात के लिए प्रेषित कर रही है कि व्यक्ति को, ऐसे ये कुंडली धार्मिक होगी, धर्म भाव का अधिपति कर्म में बैठा है, अष्टम भाव का अधिपति है, तो ऐसे व्यवस्थित होकर के वो अगर बाहर जाना चाहे, क्योंकि लग्नेश 12 में, अष्टम भाव के साथ साथ जन्म कुंडली में 6वें भाव के अधिपति भी लग्न को देख रहे हैं। विचार करिए, मैंने बात कही
कि अष्टम भाव का अधिपति लग्न को देखा और छठवें भाव के अधिपति भी लग्न को देख लिए, यानी कि इस कुंडली के लिए शनि मेहनत करवाने वाले ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। तो छठवें भाव के अधिपति का संबंध और आठवें भाव के अधिपति का संबंध अगर लग्न से होगा, और अगर भाग्य के अधिपति और इस कुंडली के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र अगर इस जन्म कुंडली के किसी ऐसे भाव के अधिपति से दृष्ट हैं जो अष्टम या अष्टमेश के साथ युति में है, इसका अर्थ होगा कि ये प्रभाव थोड़ा कमजोर हो सकता है। इसी वजह से मैंने शाम वाले कार्यक्रम में जो सीरीज बनाई है या जो बना रहा हूं कि आपकी कुंडली में विभिन्न राशियों के अधिपति कैसे युति में हैं और किन किन अधिपतियों को एक साथ बैठना अच्छा होता है, यही सीरीज मैंने आज बनाया है या आजकल बना रहा हूं। वैसे ये कुंडली इस भाव के लिए संतुष्ट है, लग्नेश बलवान होंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि है कम से कम, पर लग्न पे शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव व्यक्ति को मेहनत करने के लिए मजबूर करेगा ही करेगा। आप आसानी से बहुत सारी चीजें नहीं पा सकते हैं। वस्तुतः यहाँ आपको हमेशा ही अलर्ट रहना है, और एक होता है जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, कि जिसमें वो उस मोड में रहता है जहां कहीं भी एक्टिव होने की ही आवश्यकता है, जिसमें स्टैंड अप मोड में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ अंग्रेजी में बोलते हैं, मुझे याद नहीं है, स्टैंड बाई बोलते हैं ना, स्टैंड बाई मोड में रखो कि कब एक्शन लेना हो। मतलब ये कुंडली कभी भी करियर को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के केयरफुल ही रहेगी और केयरलेस होने पे दिक्कत होगी। रोग भाव के अधिपति ने लग्न को देखा है तो घसीटी देंगे, मेहनत करवाएंगे। यहाँ पे रोग भाव में वृश्चिक राशि का निर्माण हुआ है जिसके अधिपति उसे देख रहे हैं। उच्च के शनि इस कुंडली के लिए पंचमेश होकर के और पंचम भाव में और नवम भाव में शुक्र का प्रभाव, ये जो परिवर्तन है ये दाम्पत्य के बाद की स्थिति को बहुत अच्छा रख रहे हैं। मैं समझता हूं कि व्यक्ति की कुंडली में ये समस्या क्यों है। इनकी कुंडली में शुक्ल पक्ष के चतुर्थी चंद्रमा पापक ग्रह के परिणाम देते हैं, और इस कारण से कि जब आप इनकी कुंडली में चंद्रमा को देख रहे हैं तो कन्या राशि के अधिपति से उनको कोई बल नहीं है, ऊपर से शनि की दृष्टि झेल रहे हैं, मंगल जैसे पापक ग्रह के प्रभाव में हैं, गुरु चतुर्थ भाव में अकेले होकर के कमजोरी दे रहे हैं, और केंद्र में ही मंगल शनि राहु केतु, केंद्र में पापक ग्रहों का बैठना अच्छा होता है। व्यक्ति को बहुत सारी चीजें देने के लिए दमखम दे देते हैं, बलवान और साहसी बना देते हैं, हठी जिद्दी गुस्सैल क्रोधी और बेहतर बनाते हैं। पर वो साथ ही साथ इस बात के निर्णय भी देने में चूक नहीं करते कि आपको मेहनत करनी होगी, आप अब आसानी से नहीं खा सकते बैठ करके। ये अति विशिष्ट कारक भाव है शनि का। पंचम भाव के अधिपति होकर के लग्न को और भाग्य को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति के जीवन में धर्म है, आध्यात्मिक चिंतन है, वो पूर्व जन्म में भी न्यायाधिकारी और दंडाधिकारी था। गुरु के साथ शुक्र और चंद्रमा जैसे 3 शुभ ग्रह का केंद्र में होना और शनि मंगल राहु केतु जैसे 3-4 पापक ग्रहों का केंद्र में होना चतुस्सागर नामक राजयोग का निर्माण करेगा। हालांकि अभी व्यक्ति के ऊपर से राहु की दशा है, और वो राहु गुरु को भी प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि केंद्र में है, चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ बैठे हैं, शनि से प्रभावित है, मंगल से प्रभावित है, किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव राहु पे नहीं है। और इस कुंडली के लिए चंद्रमा व्यक्ति को लालची और महत्वाकांक्षी बना रहे, पर उसके साथ साथ अगर एकादशवें भाव के अधिपति को ग्रहण दोष नहीं लगता और उस पर शनि मंगल जैसे पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं होता तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी नहीं होता। पर महत्वाकांक्षी होने के साथ जो उसके कर्म क्षेत्र में रुकावटें आ रही हैं वो संभवतया इसके कारण हैं। कुंडली आराम से जब समझने लगेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है देख कौन रहा है और किस भाव का अधिपति है, उस भाव के अधिपति कहाँ बैठे हैं और कहाँ देख रहे हैं। एकादशवें भाव में दाहक ग्रहों की राशि का बनना बड़ा उत्तम और अच्छा होता है। 12वें भाव में सूर्य और बुध का बैठना व्यक्ति को फुल डिटेल एनालिसिस करने वाला बना देता है। एक्सप्लेनेशन बड़ी अच्छी होती है, उसकी क्रिएटिविटी बड़ी अच्छी होती है, कामातुर हो सकता है, जिम्मेदार हो सकता है, वो अपने हित मित्रों से थोड़ा पिछड़ भले सकता है, पर बाद में चल करके वो निस्संदेह सबका स्नेह बटोर सकता है। इस कुंडली में मंगल पुनर्वसु के 21 डिग्री के, शुक्र 15 डिग्री के आर्द्रा के व्ययी है। पिता का धन व्यय थोड़ा बहुत होगा, पर वैसे व्यक्ति अधार्मिक, कुतर्की और खराब नहीं होगा।
दशमांश कुंडली में दशम स्थान में सूर्य का बैठना, शुक्र का 12वें के अधिपति होकर के धन भाव में लग्न में बैठना, बुध से प्रभावित होना, सप्तम भाव के अधिपति का सप्तम को देखना और दशम भाव के अधिपति का दशम भाव में बैठना, निश्चित रूप से श्रेष्ठ कुंडली का निर्माण तो हो रहा है। पर यहाँ राहु का चंद्रमा से और गुरु का 6वें में बैठना, ये व्यक्ति कई बार अपने सिद्धांतों पे काम करने के कारण और अपने सिद्धांतों से किसी भी प्रकार के समझौता नहीं करने के कारण पिछड़ रहा है। आप मार्केट को कई बार नहीं समझ पाते, जैसे मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। मुझे बस इतना ही लगता है कि चलो काम ठीक है, चल रहा है, जीवन कट रहा है, रास्ते आसान हैं तो ठीक है। आप कई बार बाकी के साथ कई बार आप तालमेल नहीं बिठाना चाहते, या फिर आप स्वतंत्र अपनी मानसिकता लेकर के चलते हैं। आपके बहुत सारे कंसंट्रेशन अपने बौद्धिक विकास पे तो लगे हैं, पर बाजार को नहीं समझ पाने के कारण कई बार आप पिछड़ जाते हैं। ऐसा मेरे साथ भी होता है और ये कुंडली वैसे भी ऐसे। पर एक बात मैंने कही, कन्या लग्न के लोग बड़े ही नेचर के हिसाब से जल्दी क्रोध करना और जल्दी शांत हो जाना, जल्दी ही किसी के प्रभाव में आ जाना और जल्दी ही उसके प्रभावों से मुक्त हो जाना, जल्दी ही अपना प्रभाव छोड़ देना और अपनी व्यवहारिकता को दांव पे लगा देना। नवांश कुंडली में लग्नेश का जन्म कुंडली में लग्न को देखना, गुरु की दृष्टि लग्नेश और सप्तम भाव पे, गुरु ने शुक्र को देखा है, विवाह निश्चित करिए। और क्यों नहीं करेंगे? एक बड़ी अच्छी बात है, शास्त्र की बात है, बता देता हूं। महिलाओं को, स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, उसे विवाह अवश्य करना चाहिए। पुरुषों को अवश्य विवाह करना चाहिए। गृहस्थ जीवन सर्वोत्कृष्ट जीवन होता है, क्योंकि गृहस्थ जीवन ही एक श्रेष्ठ संन्यस्त व्यक्ति का या संन्यस्त पुरोधा को जन्म देता है। दूसरी बात है कि वस्तुतः अगर आप संन्यास धर्म से युक्त नहीं हैं, अगर सन्यासी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है, नैष्ठिक नहीं है, तो फिर ऐसे अकेले रह करके बंगले में और आराम से अकेले जीवन जीने से दोष लगता है। ब्रह्मा की सृष्टि का संचालन करिए, खूब पंचपुत्र योग बनाइए, पुत्र पैदा करिए, श्रेष्ठ पुत्र पैदा करिए। और मैं समझता हूं कि कम से कम 1, 2, 3 संतति तो अवश्य ही होनी चाहिए। महाभारत काल की बात बताता हूं। माता कुंती को यह बात पता थी कि वो 3 पुत्रों की मां बन सकती हैं। वस्तुतः प्रत्येक को 3 संतति तो होनी ही चाहिए। इसी वजह से जब महाराज पांडु ने 4थे और 5वें पुत्र की इच्छा उनसे प्रकट की, तो उन्होंने कहा था, मैं 3 संततियों की मां बन चुकी हूं, मेरे 3 पुत्र हो चुके हैं। अब आपको अगले 2 पुत्रों के लिए अगर आपकी इच्छा है तो आपको माद्री के पास जाना होगा। तब जाकर के माद्री के गर्भ से नकुल और सहदेव का जन्म होता है। तात्पर्य, प्रत्येक महिला को कम से कम 3 संततियों का मालिक अवश्य होना चाहिए। क्लियर है? ये ग्रंथ की बात है। दूसरी बात है, यहाँ पे धन भाव के अधिपति मंगल के साथ बैठे हैं, अचानक और रेंटल प्रॉपर्टी के योग बनते हैं। ये व्यक्ति धनवान बनेगा। धन भाव के अधिपति अगर मंगल के साथ बैठे हैं, जो इस कुंडली के पराक्रमेश हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में धन जगाने के योग बने हैं। चंद्रमा वैसे ग्रहण में अगर नहीं होते तो ये कुंडली और भी ज़्यादा श्रेष्ठ बन सकती थी। इस कुंडली की कमजोरी ये है, जो दूसरों के ऊपर लीन कर देता है, मतलब लतिका बना देता है। जैसे होता है ना कि बड़ी बड़ी वृक्षों पे जो छोटी छोटी लताएं चढ़ती हैं, तो आरंभ में व्यक्ति कुछ देर तक अपने घर परिवार के ऊपर आश्रित होता है, बाद में चल करके भरण पोषण करने वाला परिवार का पोषक होता है। बुद्धि अच्छी है, जब तक जिएगा तब तक काम करेगा, और निस्संदेह इनकी कुंडली में विदेश जाने के बड़े अच्छे योग हैं। आप लोग इनको थोड़ा छोड़िए, घर से बाहर जाने दीजिए, घर में न रखिए। गुरु चंद्रमा का केंद्र योग, गुरु का शुक्र मंगल को देखना, कैपेसिटी अच्छी है, डील करने की शक्ति अच्छी है, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी है, रिसर्च बहुत अच्छा है, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी है। व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है सूर्य 12वें के कारण, चंद्रमा के ग्रहण के कारण, लग्न पे शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव के कारण। कई बार व्यक्ति को नजर दोष, ऊपरी बाधा आदि आदि चीजें, तो ऐसी स्थितियां भी कई बार बनती हैं। वैसे इनको सूर्य को अर्घ अवश्य देना चाहिए, बजरंगबली की पूजा, आसपास कोई देवी दुर्गा जी के मंदिर में कोई पुजारी हो तो उनसे बना करके कोई ताबीज अगर हो सके, जैसे हमारे यहाँ
जिसको यंत्र बोलते हैं। यंत्र मंत्र तंत्र महामंत्र की बात क्या है? पहले आपने मंत्र पढ़ा, उस मंत्र को जब पुट्टिका में लगा दिया, मतलब किसी कागज पे लिख दिया, भोजपत्र पे, तो वो यंत्र बन गया। उस यंत्र पे और भी ज्यादा परिष्कृत काम कर दिया तो वो महामंत्र बन जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि आपको कोई पंडित जी अगर मिल जाए, या कोई जो अगर बन सके तो जीवन रक्षा के लिए कोई कवच वगैरह अवश्य धारण कर देना चाहिए। नजर दोष शांति कवच आप उसको कह सकते हैं, कि नजर दोष, इनको नजर बड़ी लगती होगी, ऐसा, इस वजह से। बाकी तो ये कुंडली, वैसे अगर विवाह वगैरह के बारे में बात कहूं तो कन्या लग्न या कन्या राशि, मिथुन लग्न या मिथुन राशि, उत्तर पूर्व दिशा, और विवाह के लिए इनको एक अभी तो तत्काल 2028 के अप्रैल तक लाजवर धारण करना चाहिए। सरकारी नौकरी से ज़्यादा इनकी कुंडली में प्राइवेट नौकरी के योग हैं। वैसे कुछ हद तक इनको अपने पिता से, सरकार से, सरकारी संपत्ति से और सरकार की योजनाओं से फायदा होगा। पर एक बात बता दूं, केंद्र में पापग्रह हैं, मेहनत करवाएंगे और उसका परिणाम भी देंगे। वस्तुतः ये व्यक्ति साहसी है और चतुस्सागर नामक राजयोग लेकर के पैदा हुआ है, पर लग्न में राहु और चंद्रमा का बैठना और उनका ग्रहण कुंडली को कमजोर बना रहा है। इस कुंडली में मारक होंगे सूर्य और इस कुंडली में सहायक मारक होंगे बुध, क्योंकि बुध सूर्य और इस कुंडली में सहायक मारक के रूप में मंगल, क्षमा करें मंगल, इस कुंडली के लिए मंगल अष्टमेश होने से सहायक मारक होंगे, पर प्रबल मारक के रूप में सूर्य उपस्थित होंगे। हालांकि वो सूर्य अगर गुरु से दृष्ट है तो उनका मारक प्रभाव कमजोर होगा, और मंगल जो शुक्र के साथ बैठे हैं, जो द्वितीयेश होकर के, भाग्येश होकर के बैठे हैं, तो यहाँ पे व्यक्ति को ये कह रहे हैं कि करियर को लेकर के बहुत जल्दी जल्दी कोई बदलाव ना करें, स्टेबिलिटी आवश्यक होगी, नियंत्रण से अपने जीवन को जीना है, भोजन बिल्कुल ही शुद्ध, और मांसाहार इस कुंडली के लिए तो जहर के समान है, ऐसा नहीं। क्लियर है? इस कुंडली में नक्षत्र हस्त बहुत अच्छा होगा, पुनर्वसु बहुत अच्छा है, उत्तरा भाद्रपद बहुत अच्छा होगा, विशाखा बहुत अच्छा है, रोहिणी, भरणी ये नक्षत्र अच्छे हैं, पुनर्वसु और पुष्य भी अच्छे हैं। दिन इस कुंडली के लिए बुधवार का बहुत अच्छा रहेगा, शनिवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। अमोघ शिव कवच का पाठ, नारायण कवच का पाठ, राम रक्षा स्तोत्र और किसी गीता जी के एक अध्याय का पाठ प्रत्येक दिन अवश्य करना चाहिए। एक बात बड़ी अच्छी बताता हूँ, बताऊँ? भगवान को राम रक्षा स्तोत्र, गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्रनाम, गीता जी का पाठ, गीत गोविंद और भक्तमाल बड़े प्रिय हैं। अगर रात्रि को सोते समय इनमें से किसी एक का पाठ किया जाए तो निस्संदेह मनोनुकूल परिणाम मिलने लगते हैं, और कम से कम परिणाम न मिलने की और न चाहने की इच्छा बनने लगती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला भाव आ जाता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।